तो इग्नू के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पे जब हम इस विषय पे आपसे चर्चा कर रहे हैं तो दो तीन बातें मुझे ध्यान में थी। जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था तो उस समय भी शिक्षा के परिवर्तनकारी भूमिका को हमने ठीक प्रकार से समझा था और उसी भूमिका को स्वतंत्र भारत में पुनः स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद हमने लगातार प्रयास किया। भारत के स्वतंत्रता को अंग्रेज लंबे समय तक यह कह करके टालते रहे कि भारत के लोग उतना शिक्षित नहीं है, उतना सक्षम नहीं है कि अपने शासन तंत्र को संभाल सके और उसे चला सके। इसलिए स्वतंत्र भारत में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जो जिससे समाज जीवन भी ठीक प्रकार से संचालित हो और राष्ट्र जीवन भी ठीक प्रकार से संचालित हो। समाज तथा राष्ट्र जीवन में सुव्यवस्था है और इसी संकल्प के साथ हमने अपने संविधान को 26 जनवरी को अंगीकार किया। भारत के संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जो प्रतिबद्धता हमने व्यक्त की और जिस प्रतिबद्धता के साथ उन मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो निश्चित रूप से दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक आदर्श हमने प्रस्तुत किया है। हमने ये माना है शुरू से कि शिक्षा की लोकतंत्र की सफलता में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षित व्यक्ति ही लोकतांत्रिक समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों के स्थापना का सफल साधन बन सकता है। उसके द्वारा ही समाज में लोकतांत्रिक परंपराओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब हमने भारत के संविधान का निर्माण किया तो भारत के संविधान के प्रस्तावना पे अगर देखें तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में बहुत साफ साफ तीन मूल्यों की चर्चा की गई कि इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन मूल्य संविधान के आत्मा के रूप में स्वीकार किए गए और इन मूल्यों के प्रति हमने न केवल प्रतिबद्धता व्यक्त की बल्कि भारत के युवा पीढ़ी में इन मूल्यों का ठीक प्रकार से विकास हो, इसके लिए शिक्षा को एक सफल साधन के रूप में हमने इस्तेमाल भी किया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। एक बार भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से किसी ने पूछा कि इन मूल्यों को आपने फ्रांस के संविधान से लिया, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, ये मूल्य तो भारत की संस्कृत, सनातन संस्कृत में पहले से और गौतम बुद्ध के उपदेशों से इन मूल्यों को मैंने प्राप्त किया और इसलिए और इन तीनों मूल्यों के द्वारा भारत के लोकतंत्र को जीवन मिलता है। इसलिए भारतीय समाज केवल ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये तीनों मूल्य आवश्यक नहीं है, बल्कि समाज व्यवस्था के संचालन के लिए भी आवश्यक है, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए भी आवश्यक है और राष्ट्र जीवन के ठीक प्रकार से नियमन के लिए भी इन तीनों मूल्यों की बहुत आवश्यकता है। और भारतीय संविधान के सफल क्रियान्वयन में ये तीनों मूल्य आधारभूत स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये साफ साफ कहा गया है, हम भारत के लोग इसलिए एक सामूहिक शक्ति में विश्वास करते हैं, सामूहिकता में विश्वास करते हुए इन मूल्यों के साथ जीवन यापन करते हुए समाज निर्माण का काम और राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे। जब इन तीनों मूल्यों की हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि ये तीनों अलग अलग होते हुए परस्पर संबंधित हैं। बिना समानता के हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते और बिना समानता और स्वतंत्रता के समाज में भ्रातृत्व भाव का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए ये तीनों मूल्य अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक के सुरक्षा की गारंटी दूसरे की सुरक्षा की गारंटी देता है। एक को स्थापित करने के पहले दूसरे को स्थापित करना उसकी पूर्वापेक्षित शर्त होती है। इसलिए इन तीनों मूल्यों की समाज जीवन में स्थापना में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए इन तीनों मूल्यों के स्थापना के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स या जो मौलिक अधिकार के प्रावधान संविधान में रखे। संविधान के जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। जो अनुच्छेद 14 है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि कानून के सामने सभी एक समान है।
कानून किसी व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति विशेष के आधार पर कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में शैक्षिक अवसर की समानता की बात की है। सबको समान अवसर, सबको आगे बढ़ने के लिए, उसके विकास के लिए सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी तरह से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून की बात कही गई कि अस्पृश्यता को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 27 में, आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार को हमने ये स्वीकार किया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से आर्टिकल 28 में हमने ये कहा कि प्रत्येक जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने संस्थान स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 28 और 29 के द्वारा हमने इस प्रकार के सभी वर्गों को उसके संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देते हुए एक सक्षम भारत, एक समर्थ भारत और सबको साथ लेकर के चलने वाले भारत के निर्माण की बात कही। साथ ही साथ ये जो मौलिक अधिकार है, भाषा के प्रश्न को लेकर उनकी आर्टिकल 350 में हमने कहा कि कोई भाषा के आधार पर जो उसकी भाषा है उस भाषा में अपने प्रश्नों को रख सकता है किसी केंद्रीय संस्थान के पास या किसी सक्षम अधिकारी के पास। भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से 350A में ये कहा गया कि मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, क्योंकि भारत के संस्कृति को और भारत के जो विविधता है उस विविधता को सुरक्षित, सांस्कृतिक विविधता उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए उसके मातृभाषा में शिक्षा की अनिवार्यता को भी संविधान में रेखांकित बार बार किया गया है। मौलिक अधिकारों के पश्चात नीति निर्देशक तत्व भी भारत के संविधान के गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसके द्वारा समाज निर्देशित होता है, समाज जीवन ठीक प्रकार से चलता है। मौलिक अधिकार जहां व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको अधिकार देते हैं, उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व समाज जीवन में समता स्थापित हो, सामूहिकता स्थापित हो और समाज जीवन का ठीक प्रकार से संचालन हो। लोक कल्याणी राज्य के रूप में राज्य के दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, इसकी ठीक प्रकार से विवेचना नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई है। नीति निर्देशक किसी भी राज्य के लिए उसके गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, जिनके आधार पर उसकी शासन व्यवस्था चलती है। यद्यपि जहां मौलिक अधिकार का पालन करना वो बाध्यकारी होता है, संवैधानिक सुरक्षा उसे मिलती है और अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे न्यायालय जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व तो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वो राज्य के संचालन के लिए राज्य को दिशा प्रदान करते हैं कि हमारे ये मौलिक सूत्र हैं, ये हमारे मानबिंदु है, ये हमारे प्रतिमान है, जिन प्रतिमानों की ओर बढ़े, हमारे आदर्श है जिनकी ओर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से एक हमारा जो स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं कि संघीय ढांचा है, तो इसमें राज्य की भी अपनी भूमिका है, केंद्र की भी अपनी भूमिका है। इसलिए केंद्र और राज्य का, राज्य किन दायित्वों का निर्वहन राज्य करेगा, किन दायित्वों का निर्वहन केंद्र करेगा और किन दायित्वों का निर्वहन केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के करेंगे, तो देश के विदेशी मामलों को लेकर, विदेशी मामले, रक्षा या इस प्रकार के जो केंद्र के विषय केंद्रीय सूची में शामिल किया गया। और कुछ जो राज्य के जैसे मनोरंजन है, एक्साइज है या उद्योग है, इन सब बातों को राज्य के जिम्मे दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य जिसमें दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जिनके संचालन में या जिसके संरक्षण और संवर्धन में, उसमें शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया कि शिक्षा समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया जिन पे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। दोनों के दायित्व इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन उसमें एक बात खास कही गई कि ऐसी स्थिति में जहां केंद्र और राज्य में परस्पर द्वंद्व है या जहां उनमें मतभेद है, वहां केंद्र द्वारा बनाया गया कानून वो लागू होगा। तो इस प्रकार से हमने अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए, जिससे कि
भारत के लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाया जाए, व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, और जिन अधिकारों की हमने चर्चा की कि समता, इक्वलिटी, इक्वलिटी के संदर्भ में ये इक्वलिटी संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से साफ ये बात करिए कि एक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये शासन के संचालन की व्यवस्था नहीं रही, बल्कि सामाजिक मूल्य के रूप में भी हमने स्वीकार किया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत साफ साफ कहा था कि शिक्षा जो है, शिक्षा के द्वारा न केवल लोकतंत्र की स्थापना में हमें सफलता मिलेगी, बल्कि एक समर्थ और समरस समाज के स्थापना में भी उनको सफलता मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो सामाजिक दासता है उससे मुक्ति का भी यह सबल साधन है। इसलिए जब एक शासन व्यवस्था के रूप में हम समानता को तो स्वीकार करें, लेकिन समाज जीवन में या सामाजिक जीवन में जब समानता नहीं आएगी, तब तक समानता का जो आदर्श है या समानता की जो मूल भावना है, उस भावना के साथ न्याय नहीं हो पाएगी। इसलिए समानता की संकल्पना केवल राजनीतिक समानता से नहीं है, बल्कि समाज जीवन में भी समता और समरसता आए, समाज जीवन में भी समानता आए, और उस दिशा में शिक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। इसी प्रकार से आर्थिक समानता, जब तक समाज में विषमता व्याप्त रहेगी, कुछ लोगों को विशेष अधिकार या कुछ लोगों के आगे बढ़ने के विशेष अवसर, जितना अर्थव्यवस्था जितनी हाईली स्ट्रक्चर्ड होगी, उतना आर्थिक समानता की बात बेमानी होगी। इसलिए एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा अर्थतंत्र जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त हो, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने, और प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बल्कि जो वंचित वर्ग है उनको भी दूसरे स्टेटा में या दूसरे श्रेणी में जाने के लिए प्रमोशन के प्रोविजन हो। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी, तब तक सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता की बात नहीं कर सकते। इसलिए जो समानता का मूल्य है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर राजनीतिक जीवन में या शासकीय व्यवस्था में समानता स्थापित करने हैं तो समाज जीवन में समता की स्थापना करनी होगी, और समाज जीवन में समता की स्थापना आर्थिक समानता से आएगी। इसलिए तीनों स्तरों पर जब तक हम समानता की बात नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र में जो समानता के अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के विषय में चर्चा किया है, और इस चाहे वो समाज जीवन में समता की स्थापना की बात हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था में समता की स्थापना की बात हो, या राजनीतिक क्षेत्र में समता की स्थापना हो, इन तीनों क्षेत्रों में समता की स्थापना का जो सबसे सबल साधन है, जो कहा है कि मोस्ट इक्वलाइजिंग फोर्स, जिसमें समताकरण के स्थापना की सर्वाधिक क्षमता है, वो शिक्षा है। एक शिक्षित, जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो न केवल आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनते हैं, न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं, बल्कि सामाजिक सक्षमता भी हमारे आती है। सामाजिक दृष्टि भी हम एक दूसरे स्टेटा में पहुंचते हैं, और जब ऐसा होता है तो राजनीतिक समानता की ओर भी बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा वो साधन है, वो हथियार है, जिससे न केवल सामाजिक दासता से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से व्यक्ति को सक्षम शिक्षा बनाती है। इसलिए संविधान के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के स्थापना में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कुछ ऐसे समाज, सर्वसमावेशी समाज की स्थापना के लिए जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनको भी हमने सबके लिए शिक्षा राइट टू एजुकेशन बिल पास किया। भाषा के आधार पर जो विषमता थी, भाषा के आधार पर छात्रों को शिक्षा से वंचित, कई बार अंग्रेजी शिक्षा का हमने देखा दुष्परिणाम की, अंग्रेजी शिक्षा के दुष्परिणाम के कारण अपनी भाषा में जो शिक्षा चाहते थे वो शिक्षा से वंचित हो रहे। इसलिए स्वतंत्र भारत में हमने ये संकल्प लिया कि भाषा के आधार पर शिक्षा में प्रवेश से कोई वंचित नहीं रहेगा, और ये प्रयास होगा कि प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही दी जाए। इसलिए भाषा के आधार पर कोई विभेद न करते हुए और बहुभाषिक छात्रों को बनाते हुए शिक्षा में उनके प्रवेश को कैसे सुगम बनाया जाए, इस दृष्टि से हमने राइट टू एजुकेशन बिल भी पास किया, और ताकि शिक्षा चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति या जो एलिजिबल एज ग्रुप का विद्यार्थी शिक्षा के दायरे में आए और शिक्षित होकर के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए, और उसे मजबूत बनाने में अपनी सफल एक नागरिक भूमिका का
ठीक प्रकार से निर्वहन करे। इन दोनों दृष्टियों से शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और शिक्षा तक सबकी पहुंच बनाने के लिए भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा न केवल ज्ञान के संचार का एक प्रमुख साधन है, बल्कि भाषा व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने, व्यक्ति को उसके परिवेश से जोड़ने का भी एक सबल माध्यम है। इसलिए भाषा के आधार पर जो विभेद था उसको भी हमने संविधान के द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया। भाषा नीति का आगे हम चर्चा करेंगे कि त्रिभाषा फार्मूले का हमने जैसे विकास व शिक्षा नीति का वैसे त्रिभाषा फार्मूले का भी दिया कि भाषा के आधार पर कोई विद्यार्थी के साथ भेद। दूसरे जो ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा के से वंचित थे, जैसे दिव्यांग विद्यार्थी या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, उनके लिए 1995 में कानून लाया गया पीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट और रिवाइज्ड पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया। दोनों में ये कहा गया कि 1995 में जो प्रोविजन हमने लाया उसमें कहा गया कि विकलांगता के 7 प्रकार हैं और इस विकलांगता को समाप्त करने के लिए और उससे व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए गरिमापूर्ण ढंग से समाज में उसे जीवन यापन के लिए शिक्षा की प्रक्रिया से उसे जोड़ना होगा। इसलिए हमने शिक्षा में उसको 3% आरक्षण की और बाद में बाकी जब रिवाइज 2016 में आया तो उसमें 5% आरक्षण की बात की और साथ ही साथ शिक्षा की प्रक्रिया में वो सुगमता से जुड़ सके, उसके जो बैरियर्स है, जो बाधाएं हैं उसको दूर कर सके। इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी हो सकती है एक दिव्यांग विद्यार्थी के लिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी शिक्षालयों में विकसित किए जाए। साथ ही साथ शिक्षालय का जो सामाजिक वातावरण है, शिक्षालय का जो सांवेगिक वातावरण है, वो उसके अनुकूल हो, जिससे कि विद्यार्थी उसमें अजनबी महसूस न करे या विद्यार्थी इस प्रकार का विद्यार्थी आइसोलेटेड न महसूस करे या इस प्रकार का विद्यार्थी अपमानित महसूस न करे। वो गरिमापूर्ण ढंग से मानवीय गरिमा के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके और शिक्षा ग्रहण करने में जो बाधाएं हैं, चाहे वो संसाधनों की बाधा हो और चाहे वो सामाजिक बाधा हो या जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट संबंधी जो बाधाएं हैं या पाठ्यक्रम या शिक्षण संबंधी बाधाएं, इसलिए इस दृष्टि से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। जो रिवाइज्ड पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016 में, उसमें तो ये कहा गया कि शुरू में कुछ विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाए और उन शिक्षकों के द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण देने के पश्चात सामान्य विद्यार्थियों के साथ इसमें शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाए, ताकि सामान्य विद्यार्थियों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए बिना किसी हीनता के भाव के साथ ये विद्यार्थी शिक्षा तक पहुंचे और गरिमापूर्ण ढंग से शिक्षा प्राप्त करते हुए समाज जीवन में वो स्वावलंबी बन सके और सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। इस प्रकार का भी प्रावधान भारत के संविधान में और भारत की शिक्षा नीति में किया गया। अब जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि हम सब जानते थे अंग्रेजी शिक्षा के दुष्परिणाम को, कि अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप जब भारत में न केवल शिक्षा में गिरावट आई बल्कि शिक्षा की पहुंच भी आम आदमी से, अगर धर्मपाल जी की पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री देखें या उसके पहले जो एडम की रिपोर्ट आई थी या लिटन की रिपोर्ट आई थी, मुनरो की शिक्षा के संदर्भ में रिपोर्ट आई थी, तो उस सारे तीनों रिपोर्ट से ये बातें ध्यान में आती हैं कि भारत में शिक्षा का एक बड़ा सुनहरा तंत्र था। गांधी जी ने खुद वो 1931 में जब वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो किसी ने, एक पत्रकार ने, अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आपने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इसका मतलब आपने अंग्रेजों को माफ कर दिया? तो उन्होंने कहा मैं किसी बात के लिए भी उन्हें माफ कर सकता हूँ, भारत के धन संपदा को लूटा इसलिए भी उन्हें माफ कर सकता हूँ, भारत के नौजवानों की नस्ल सत्या की इसके लिए भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन भारत के शिक्षा के सुनहरे तंत्र को उन्होंने जड़ से उखाड़ के देखा, इसके लिए उन्हें माफ नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा का जो सुनहरा तंत्र था उस तंत्र को पुनः भारत में कैसे विकसित किया जाए स्वतंत्र भारत में, इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ। और जब देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र भारत में शिक्षा की भूमिका को प्रभावी बनाने हेतु 1948-49 में हमने राधाकृष्णन विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जिसे जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उस शिक्षा में सुधार करने के लिए इस समिति ने अनेक सुझाव दिए। राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता के बाद ये पहली रिपोर्ट थी और स्वतंत्र भारत में के पुनर्निर्माण में शिक्षा की प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये रिपोर्ट आई थी।
इसलिए और ये रिपोर्ट विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य कुछ लघु तैयार करना नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में, प्रबंध के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका वाले छात्र तैयार करना। इसलिए उच्च शिक्षा का उद्देश्य पीछे पीछे चलने वाले छात्र नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले छात्र शक्ति का निर्माण करना है। दूसरी बात, विश्वविद्यालय के संबंध में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज आर नाउ होम्स ऑफ ट्रेडर्स एंड पॉलिटिशियंस। उन्होंने कहा कि नेशंस आर नॉट, राष्ट्र का निर्माण व्यापारियों और राजनीतिज्ञों के द्वारा नहीं होता है, राष्ट्र का निर्माण दार्शनिकों के द्वारा, चिंतकों के द्वारा, संतों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा होता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज आर होम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवेंचरर्स। जो बौद्धिक रूप से विलक्षण लोग हैं उनका विश्वविद्यालय आवास है। इसलिए विश्वविद्यालय की स्थापना इस दृश्य और विश्वविद्यालयों का संचालन इस देश में इस दृष्टि करना चाहिए जहां से बौद्धिक रूप से विलक्षण लोग उत्पन्न हो और राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में दिशा देने का काम करें। इसलिए विश्वविद्यालय को एक स्वतंत्र चिंतन का केंद्र बनाने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट में बहुत सारे सुझाव दिए गए। राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को राष्ट्र की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को अपने पाठ का, अपने लेक्चर को ठीक प्रकार से नियोजित करना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाई के लिए अवकाश दिया जाना चाहिए। पूरे उसके लाइफ टाइम में एक वर्ष का अधिकतम, लेकिन पूरे लाइफ पीरियड में 3 वर्ष का स्टडी अवकाश भी दिया जाए। रिटायरमेंट की 60 वर्ष करने की बात कहेगी और योग्यता क्षमता के आधार पर, उसके सक्षमता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर उसको बढ़ा करके 64 वर्ष तक भी करने की बात की। तो इस प्रकार से राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के विकास, परीक्षा में सुधार, शिक्षण में सुधार और पाठ्यक्रम में सुधार संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। राधाकृष्णन कमीशन के प्रतिवेदन के पश्चात पुनः हमने सोचा कि जब तक माध्यमिक शिक्षा का ठीक प्रकार से विकास नहीं हुआ तब तक उच्च शिक्षा में जैसा इनपुट चाहिए या उच्च शिक्षा में जैसे व्यक्ति चाहिए वैसे व्यक्ति नहीं है। राधाकृष्णन आयोग ने यह भी कहा था कि उच्च शिक्षा के सब तक आने की जरूरत नहीं है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते करते वहां से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर डाइवर्ट किया जाए ताकि वो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके देश के विकास में अपना योगदान दे। तो बाद में हमने ये महसूस किया कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को तब तक ठीक नहीं कर सकते या उच्च शिक्षा में कोई बड़ा परिवर्तन या कोई बड़ा सुधार तब तक नहीं कर सकते जब तक कि माध्यमिक शिक्षा में कोई सुधार न कर पाए, क्योंकि उच्च शिक्षा को जो इनपुट प्राप्त होता है वो माध्यमिक शिक्षा से ही प्राप्त होता है। इस दृष्टि से 1952-53 में फिर मुदालियर कमीशन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में मुदालियर आयोग का गठन हुआ, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है और उस स्थिति में माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा सुधार के क्या प्रश्न हो सकते हैं, इन सारे विषयों पर विस्तार से उसने अपने सुझाव दिए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मुदालियर कमीशन के आए, जिसमें एक तो मल्टीपर्पज, एक तो शिक्षा की रचना को लेकर, शिक्षा की संरचना को लेकर। शिक्षा की संरचना मुदालियर कमीशन ने कहा कि ये जो मुख्य सुझाव था कि जो 4 वर्ष का 9, 10, 11, 12 का जो माध्यमिक शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा को उसने कहा कि वो जो इंटरमीडिएट 11वीं तक को माध्यमिक शिक्षा में शामिल किया जाए और 12वीं को उच्च शिक्षा में शामिल किया है। इसलिए 12, 13, 14 मतलब ग्रेजुएशन के 2 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा से 12वीं कक्षा को लेकर के यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, डिग्री एजुकेशन में शामिल करके 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, उन्होंने कहा कि 1 से 4 या 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद 4 वर्ष का या 3 वर्ष का जो स्कूल एजुकेशन और उसके बाद 3 वर्ष का डिग्री एजुकेशन। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर, एजुकेशन के स्ट्रक्चर को परिवर्तित करने का उसने सुझाव दिया। दूसरे, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण कि अधिकांश छात्र माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी न किसी व्यवसाय की तरफ
उन्मुख हो, व्यवसायिक प्रशिक्षण उन्हें दिया जाए ताकि वो देश की उत्पादकता में वृद्धि कर सके, एक स्वावलंबी युवा हम दे सके। और इसके लिए उन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल की भी बात कही कि एक बहुउद्देशीय विद्यालय इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना माध्यमिक शिक्षा आयोग की बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है। इस पाठ्यक्रम के विविधीकरण का, पाठ्यक्रम का डाइवर्सिफिकेशन किया जाए और उसके विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाए जाए। भाषा के प्रश्न को लेकर के माध्यमिक उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा तो मातृभाषा में ही दी जाए, लेकिन स्कूल एजुकेशन तक आते आते विद्यार्थी 2 भाषाओं की शिक्षा प्राप्त करें। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा में एक परीक्षा सुधार पर बहुत महत्वपूर्ण फोकस किया और उन्होंने कहा कि एक रोग जो संपूर्ण शिक्षा तंत्र को घून की तरह खाया जा रहा है वो परीक्षा व्यवस्था है। जब तक परीक्षा में हम व्यापक सुधार नहीं करेंगे, जब तक ओवरहाउलिंग नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा में जिस गुणवत्ता की अपेक्षा है वो गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। तो इस प्रकार से परीक्षा सुधार में उन्होंने कहा कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को भी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसका इंटीग्रल पार्ट बनाया गया, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात कही गई। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा आयोग ने या बुदालियन कमीशन ने ये बहुत सारे सुझाव दिए जिससे कि माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर हमने देखा कि 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन का गठन किया, 52-53 में मुदालियन कमीशन का गठन किया और एक राधाकृष्णन कमीशन जहां उच्च शिक्षा से संबंधित था, वही माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मुदालियन कमीशन था। लेकिन हमने देखा कि भारत में जो दृष्टि है शिक्षा की, वो शिक्षा की दृष्टि खंडित नहीं है। शिक्षा को एकीकृत या समग्र रूप से देखने, शिक्षा को जब तक समग्रता से नहीं देखेंगे तब तक भारत में शिक्षा का एक सफल और सुफल तंत्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक समेकित प्रयास शिक्षा को ठीक करने के लिए 1964-66 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई तो जो उसकी पृष्ठभूमि है 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था और युद्ध की जो परिस्थितियां उसमें हमने ये महसूस किया था कि शिक्षा को राष्ट्र के विकास के एक सबल साधन के रूप में कैसे नियोजित किया जाए, शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और तकनीकी का कैसे समावेश समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का युवाओं में कैसे विकास किया जाए ताकि एक सक्षम राष्ट्र का निर्माण हम कर सकें। तो इस दृष्टि से कोठारी कमीशन की रिपोर्ट, और ये अलग था, इस दृष्टि से अलग था कि कोठारी कमीशन को एक शिक्षा के संपूर्ण व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। और कोठारी कमीशन की अगर ओपनिंग लाइन पे हम देखें तो वो कहता है कि द डेस्टिनी ऑफ नेशन इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इसलिए भारत एक समृद्ध भारत, सफल भारत, समर्थ भारत का निर्माण करना है तो भारत की कक्षाओं को ठीक करना होगा और भारत की कक्षाओं को ठीक करने का अर्थ है भारत की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना। इसलिए शिक्षा को कैसे उत्पादकता से जोड़ा जाए, शिक्षा को लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के साधन के रूप में कैसे प्रयोग किया जाए, शिक्षा के द्वारा एक सफल लोकतंत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने वाले युवा तैयार कैसे किया जाए जो ठीक प्रकार की नागरिक भूमिका का निर्वहन करते हुए देश और समाज का विकास कर सके। इन प्रश्नों को लेकर के कोठारी कमीशन ने एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट की टाइटल लिखे तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये शिक्षा को राष्ट्र के विकास के साथ कैसे जोड़ा जाए, शिक्षा की राष्ट्र के विकास में कितनी परिवर्तनकारी या महत्वपूर्ण भूमिका है, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कोठारी कमीशन ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव बताया। वो कहा जाता है कि शिक्षा आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सुझाव एक कॉमन स्कूल सिस्टम की। उसने कहा कि शिक्षा में जो विभेद है या विद्यार्थी जो पहुंच से बाहर है उसका एक बड़ा कारण है कि शिक्षा में कई स्तरों पर विभेद दिखाई देता है। इसलिए उस विभेद को एक तरफ पब्लिक स्कूल है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है, एक तरफ सरकारी स्कूल है और इन स्कूलों में जो मतलब गुणवत्ता को लेकर के या भाषा के प्रश्न को लेकर के जो अंतर है उस अंतर को समाप्त किया जाए और शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्य को अगर पूरा करना है, उस स्वप्न को साकार करना है तो पूरे देश में कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू करना होगा। नेबरहुड स्कूल की भी कल्पना उसने दी, उसी को साकार करने के लिए कि प्रत्येक प्राइमरी एजुकेशन के 1 किलोमीटर की परिधि में जो विद्यालय है वहां प्रवेश ले, जूनियर में 3 किलोमीटर की परिधि में वो बच्चा प्रवेश ले ताकि शैक्षिक अवसर की समानता उसे प्राप्त करे और उसकी क्षमता और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से कोठारी
आयोग ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एक तो उसने शिक्षा को जीवन से उसने ये महसूस किया कि शिक्षा जीवन की राष्ट्र जीवन की आवश्यकताओं से शिक्षा नहीं जुड़ी है, तो वो शिक्षा को राष्ट्र जीवन की आवश्यकताओं के से कैसे जोड़ा जाए, शिक्षा को के द्वारा छात्रों में कैसे वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास किया जाए, शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से उसने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया त्रिभाषा फार्मूले का। भाषा के प्रश्न को लेकर स्वतंत्रता के बाद लगातार भाषा का प्रश्न हम सबके सामने खड़ा था, तो भाषा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कोठारी कमीशन की बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन त्रिभाषा फार्मूले के रूप में है। और त्रिभाषा फार्मूले में यह था कि प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में प्राप्त है, लेकिन उसके बाद दो भाषाएं, तो एक जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए पहली भाषा वो अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो राष्ट्रीय भाषा है वो, और दूसरा आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा। तो जो हिंदी बेल्ट है उसमें लड़का जो है त्रिभाषा फार्मूले के अंदर हिंदी और विदेशी भाषा या आधुनिक भारतीय भाषा में अंग्रेजी, और दूसरी उसकी जो है एक कोई दक्षिण की भाषा, ये हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, और ये जो है दक्षिण के राज्यों के लिए एक वो अपनी मातृभाषा और उसके अपनी रीजनल लैंग्वेज, और दूसरी इंडियन लैंग्वेज भारतीय भाषा में हिंदी और एक विदेशी भाषा में अंग्रेजी। तो इस प्रकार से दोनों दक्षिण और उत्तर में समन्वय स्थापित करते हुए भाषा का जो प्रश्न था उसका समाधान किए कोठारी कमीशन की बहुत महत्वपूर्ण संस्तुति थी। कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन के पश्चात 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, उसके पहले आगे हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट 2005 में आई तो हमने ये महसूस किया कि ज्ञान का वर्चस्व समाज में तेजी से बढ़ रहा है। हमने देखा कि प्रारंभ में अगर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें तो देखें कि जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी तो उसमें जिसके पास लैंडेड प्रॉपर्टी ज्यादा थी वो ज्यादा समृद्ध माना जाता था। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ तो जिसके पास खनिज पदार्थ थे, स्किल मैन पावर थे, वो ज्यादा समृद्ध माना गया। लेकिन आज जब हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्ञानवान समाज में ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, आज जिसके पास नॉलेज या पावर होगा वो ज्यादा समृद्ध होगा। इसलिए ज्ञान को समाज के विकास का सशक्त साधन कैसे बनाया जाए, इस दृष्टि से ज्ञान की भूमिका को राष्ट्रीय विकास में कैसे नियोजित किया जाए, और इस दृष्टि से 2005 में एक हाई पावर कमेटी प्राइम मिनिस्टर की बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सैम पित्रोदा थे, और नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट आई तो नेशनल नॉलेज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में विश्वविद्यालय की संख्या कम है, 1500 विश्वविद्यालय देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1500 विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। उसमें जब रिपोर्ट आई तो शायद 600 विश्वविद्यालय थे। तो दूसरा उसने कहा कि 2015 तक हायर एजुकेशन की उच्च शिक्षा का जो क्लास एनरोलमेंट रेशियो या सकल नामांकन अनुपात है उसको 15% तक ले जाने की आवश्यकता है। दूसरे जो नवाचार को, शिक्षा के द्वारा नवाचार को बढ़ाने की आवश्यकता है। स्थानीय ज्ञान तथा स्थानीय ज्ञान के संदर्भ में शोध पे जो नेशनल नॉलेज कमीशन ने फोकस किया। दूसरे हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन अंग्रेजी भाषा बोलचाल की, सामान्य अंग्रेजी की बोलचाल का चलन बढ़े ताकि विश्व के साथ भारत का युवा संवाद कर सके। इसके लिए अंग्रेजी में जानने, समझने और बोलने की क्षमता निर्माण कर भी उसमें बल दिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में जो एजुकेशन पे पॉलिसी का इसी प्रकार से 2012 में एक नेशनल पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तंत्र का जिस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है, ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया परिवर्तित हो रही है, उसमें सूचना तकनीकी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो उस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीकी का प्रयोग किया जाए, इसकी दृष्टि से 2012 में हमने नेशनल पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे लाया। शिक्षा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे आईसीटी इनेबल्ड बनाया जाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी का प्रयोग करके शिक्षण और अध्ययन को कैसे जॉयफुल बनाया जाए, शिक्षण और अध्ययन की प्रक्रिया को कैसे आनंददायक बनाया जाए, शिक्षण और अध्ययन की प्रक्रिया को कैसे सफल और प्रभावी बनाया जाए, इस प्रकार से हमने इस पर बल दिया और काफी प्रयोग भी हुए।
इसी प्रकार से शैक्षिक और प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को शामिल करके कैसे सिस्टम को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके, इसके लिए भी अनेक सुझाव दिए गए। इसी प्रकार से और इंफॉर्मेशन नेशनल नॉलेज नेटवर्क को डेवलप करके छात्रों को ज्ञान की प्रक्रिया से कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़े जाए, इस प्रकार से बहुत सारे सुझाव नेशनल पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से हमने शिक्षा को सूचना और संप्रेषण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अनेकानेक सुझाव दिए। अब तीसरा यूनिट जो जिस पे हम सबको चर्चा करनी है या बातचीत करनी है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो हम सब ये जानते हैं कि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट 1966 में आई, 64 में इसका गठन हुआ। तो कोठारी कमीशन का जब प्रतिवेदन आया तो कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन के आधार पर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार किया जाए, इस दृष्टि से उस समय एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई। उस समय शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर मोहम्मद करीम छागला साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और कमेटी प्रतिवेदन दे कि भारत में, क्योंकि हमने देखा कि स्वतंत्रता के दौरान कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता हमने पूरे स्वतंत्रता के आंदोलन में महसूस किया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली किसे कहेंगे? एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो भारत के युवाओं को भारत के परिवेश से जोड़ती हो, एक ऐसा शिक्षा प्रणाली जो भारत के युवाओं को राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जोड़ती हो, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो भारत के युवाओं को भारत की मिट्टी से जोड़ती हो, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो भारत के युवाओं को भारत की भाषा से जोड़ती हो, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो भारत के युवाओं को भारत के संस्कारों से और भारत के संस्कृति से जोड़ती हो। अगर ये सारी बातें शिक्षा में है तो उसे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कहेंगे। इसलिए राष्ट्र की आकांक्षाओं, समाज जीवन की अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा का तंत्र विकसित किया जाए, ये देश लंबे समय से महसूस कर रहा था। तो इस दृष्टि से हमने 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट इस देश के सामने लाया। हमने अभी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा की। कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी बनी। तो उस मसौदे में कोठारी कमीशन के जिन प्रतिवेदनों की मैंने चर्चा की, अनुशंसाओं की, वो एक तो एजुकेशन के स्ट्रक्चर को लेकर के 10+2+3 की बात कही गई थी, समान विद्यालय प्रणाली की बात की गई थी, त्रिभाषा फार्मूले की बात कही गई थी, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही गई थी, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, शिक्षा में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की बात कही गई थी। तो इन सारी बातों को समेकित करते हुए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तंत्र विकसित करने का प्रयास हमने 1968 में किया, लेकिन ये उतना प्रभावी प्रयास नहीं हुआ। इसलिए उसको कैसे रिवाइज किया जाए और एक कैसे अच्छा तंत्र हम विकसित कर सके, इसके लिए 1986 में फिर हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नई लाई। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे और वो 1985 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि भारत में शिक्षा की स्टेटस ऑफ एजुकेशन, भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है। तो उसके आधार पर 1995 में एक डॉक्यूमेंट, एक ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने लाया और उस ड्राफ्ट पे पूरे देश में चर्चा हुई। उस चर्चा के परिणाम स्वरूप जो सुझाव आए, उन सुझावों के आधार पर 1986 का एक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रतिवेदन हमने लाने का प्रयास किया। 1986 के शिक्षा नीति के प्रतिवेदन पे जब हम विचार करें तो ध्यान में आता है कि एजुकेशन के स्ट्रक्चर को लेकर के, एक तो हमने देखा कि एजुकेशन के स्ट्रक्चर को लेकर के मुदारिया कमीशन ने जो स्ट्रक्चर दिया था कि वो 12वीं कक्षा को डिग्री एजुकेशन से जोड़ने की बात कही थी, लेकिन इसमें 10+2+3 का स्ट्रक्चर पूरे देश में शिक्षा का एक समान संरचना हो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 10+2+3 के स्ट्रक्चर का सुझाव दिया और वो देश में लागू हुआ। इसी प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कोठारी कमीशन की भी रिकमेंडेशन थी, उस रिकमेंडेशन को 68 की भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसको दोहराया गया और 86 की राष्ट्रीय ग्रास जीडीपी का 6%, सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर व्यय किया गया। इसी प्रकार से वो भाषा के प्रश्न को भी लेकर के उसी प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 86 में स्वीकार किया।
दो तीन बातें और कि शैक्षिक अवसरों की समानता, समाज के आम आदमी तक शिक्षा की पहुंच को कैसे बढ़ाया जाए। जो वंचित वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो शिक्षा के परिधि से अभी बाहर है या शिक्षा के दरवाजे तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, उनको शिक्षा के दरवाजे तक कैसे लाया जाए, इसके लिए आवश्यक है शैक्षिक अवसरों का विस्तार। तो शैक्षिक अवसरों के विकास के लिए, विस्तार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में बहुत सारे प्रावधान किए गए कि कैसे जो अशिक्षित क्षेत्र है उनमें शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए, उनको विशेष सुविधाएं दे करके जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, जो अल्पसंख्यक समूह है उनको कैसे शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। इसलिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार, शैक्षिक समानता ला करके शैक्षिक अवसरों का विस्तार कैसे किया जाए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रिकमेंडेशन के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। और दूसरा, एक बेस सेटिंग, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी, प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों जैसे शैक्षिक अवसर कैसे उपलब्ध किए जाए, इसलिए बेस सेटिंग स्कूल के रूप में नवोदय विद्यालय की स्थापना एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी और उसी के सुझाव के आधार पर पूरे देश में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जो डाइट जिसको कहते हैं, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के सुझाव के आधार पर किया गया। प्रत्येक जिले में एक शिक्षक प्रशिक्षण का केंद्र होगा जो प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों प्रकार की ट्रेनिंग प्राथमिक अध्यापकों को या प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अध्यापक हैं उनको वो प्रदान करेगा। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में अभी कुछ 68 की शिक्षा नीति की बातों को शामिल करते हुए और कुछ ज्यादा जो बातें जोड़ने के लिए कि अनुसंधान को शिक्षा के द्वारा अनुसंधान का बढ़ावा कैसे दिया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि 86 की शिक्षा नीति में भी ये बात स्वीकार की गई कि शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करना है तो शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है। और जहां 64 की शिक्षा नीति ने कहा था कि राष्ट्र का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, 86 की शिक्षा नीति ने तो उससे आगे बढ़ करके कहा कि नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ टीचर्स। कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षक के स्तर से ऊपर नहीं हो सकता। कोई राष्ट्र कितना ऊपर आ जाएगा ये निर्भर करता है कि उस राष्ट्र का शिक्षक कितना गुणवान है, उस राष्ट्र का शिक्षक कितना उत्कृष्ट है। यानी शिक्षा की इसने भी प्रकारांतर से स्वीकार किया कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उसने तो ये भी कहा कि टीचर रिफ्लेक्ट सोशियो कल्चरल एथास ऑफ द सोसाइटी। ये सामाजिक और जो सांवेगिक जो वातावरण है वो शिक्षक का व्यक्तित्व उससे उस शिक्षक के व्यक्तित्व से उसका प्रकटीकरण होता है जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और उसके द्वारा विद्यार्थी का वो निर्माण करता है। तो इस प्रकार से 86 की शिक्षा नीति में ये भी बहुत सारी बातें थी, चाहे वो भाषा का प्रश्न हो, चाहे शिक्षा की गुणवत्ता का प्रश्न हो, चाहे शिक्षा में सरकारी निवेश का प्रश्न हो, इन सारे प्रश्नों को लेकर के 86 की शिक्षा नीति ने अपने प्रतिवेदन दिए। लेकिन 86 की शिक्षा नीति के प्रतिवेदन के पश्चात पुनः जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो 1989 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक पुनः कमेटी बनी, लेकिन उसका प्रतिवेदन आया तब तक फिर परिवर्तन हुआ सत्ता और फिर 1991 में जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक दूसरी कमेटी बनी और उसने एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया। तो जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के नाम से जानते हैं। तो 1992 में फिर एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन देश के सामने आया और उसमें भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी शिक्षा पर के व्यय को लेकर के 6% व्यय के साथ प्रतिबद्धता व्यक्त की गई और साथ ही साथ जो वंचित समूह है SC ST स्टूडेंट्स उनको शिक्षा के दायरे में कैसे शिक्षा के साथ उनको जोड़ा जाए, इसके लिए कई कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गई। साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा अनुसंधान को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस विषय में भी 92 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 92 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में सुझाव दिए गए। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि 91 में जो निजीकरण या ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का में प्रारंभ हुआ तो उसका प्रभाव भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन में दिया गया और इसमें कल्पना की गई कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादातर आत्मनिर्भर हुए सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में या सेल्फ फाइनेंस स्कीम में प्रारंभ हो, ये बात भी उसमें जोड़ा गया।
तो इस प्रकार से 92 का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, उस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में 86 की जो नीति थी, उस नीति के क्रियान्वयन के लिए कुछ प्रयास दिए गए और वो प्रयास से कुछ सीमा तक सफलता भी मिली। फिर उसके बाद लंबे समय बाद लगभग 34 वर्ष बाद 86 की शिक्षा नीति के प्रोग्राम ऑफ एक्शन को छोड़ दिया गया, तो 86 की शिक्षा नीति के पश्चात 34 वर्ष बाद पुनः 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम चर्चा करते हैं तो ध्यान में आता है कि राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार पुनः मतलब शिक्षित वर्ग कैसे तैयार किया जाए, युवा शक्ति का नियोजन और युवा शक्ति का संवर्धन कैसे किया जाए, जिससे कि राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार युवा तैयार कर सके। तो इस दृष्टि से 2020 की शिक्षा नीति के सुझाव कई दृष्टियों से बड़े महत्वपूर्ण। एक बार तो 2020 की शिक्षा नीति में जो इंडिजिनस सिस्टम अपना ले, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई। साथ ही साथ 86 की शिक्षा नीति वो एक स्टूडेंट सेंट्रिक नीति के रूप में मैं देखता हूँ, इसलिए कि ये पहली बार मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री की बात कही थी कि विद्यार्थी अपने सुविधानुसार या आवश्यकता अनुसार या प्रवृत्ति के अनुसार वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है और आवश्यकता अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया से बाहर भी जा सकता है और वहां से पुनः वापस आ सकता है। तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने का ये प्रयास किया गया है कि छात्र की आवश्यकताओं को देखते हुए, उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए, उसके पारिवारिक आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा से बाहर जाने और पुनः शिक्षा की प्रक्रिया में वापस आने। क्योंकि शिक्षा का जो तंत्र है हमारा अब तक वो तो इतना जटिल है, इतना कठोर है कि एक बार जो इस तंत्र से बाहर निकल जाता है, उस तंत्र में पुनः आना थोड़ा कठिन होता है। और हमने देखा कि ये ग्रास एनरोलमेंट को अगर बढ़ाना है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है, तो शिक्षा के तंत्र को ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा लचीला बनाना है। इसी प्रकार से हमने ये महसूस किया कि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाए बिना भारत को एक स्वावलंबी भारत की संकल्पना को अगर साकार करना है, तो भारत में शिक्षा के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है। तो अनुसंधान और नवाचार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए हमने रिसर्च और फाउंडेशन फ्रंट की एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात की कि एक रिसर्च फाउंडेशन होगा जिसके माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के नवाचार और शोध की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए प्रयास किए। इसी प्रकार से भाषा के प्रश्न को लेकर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कोठारी कमीशन का प्रतिवेदन था त्रिभाषा फार्मूले का, उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाते हुए उसने कहा कि बहुभाषिक विद्यार्थी तो तैयार करना है, लेकिन वो भाषा किसी पे नाइदर इन पोजीशन नादर पोजीशन ऑफ एनी लैंग्वेज, न तो किसी भाषा का विरोध न तो किसी भाषा को किसी विद्यार्थी पर थोपा जाए। हाँ, बहुभाषिक छात्र तैयार करने हैं, इसलिए राज्य पर निर्भर करता है, विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि किन किन भाषाओं को पढ़ना चाहता है, लेकिन विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा भाषाओं से जुड़े। ये संकल्प भी इसमें व्यक्त किया गया, इस प्रकार के सुझाव भी इसमें दिए गए। दूसरे हमने देखा कि विश्वविद्यालय या शिक्षा विषय की दीवारों बहुत बुरी तरह जकड़ी हुई। तो विषय की दीवारों में जब तक शिक्षा जकड़ी रहेगी, तब तक शिक्षा के द्वारा जो मुक्त मनुष्य या शिक्षा की जो मूल कल्पना है या शिक्षा के द्वारा एक समेकित रूप से विकसित युवा तैयार करना है, ये तभी संभव हो सकता है जब शिक्षा को विषय की जटिलता है या जो विषयों का जो कठोर स्ट्रक्चर है उससे शिक्षा को थोड़ा मुक्त किया जाए। इसलिए जो स्ट्रीम, साइंस का स्ट्रीम, आर्ट्स का स्ट्रीम या वाणिज्य का स्ट्रीम, तो जो इस प्रकार की स्ट्रीमिंग उसको समाप्त करने की बात इसमें की गई और एक अंतर अनुशासनिक अप्रोच डेवलप करने की बात की। दूसरे ये हमने ये लंबे समय से शिक्षा में महसूस किया कि शिक्षा के द्वारा सूचना का तो प्रसार हो रहा है, लेकिन शिक्षा के द्वारा चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है, शिक्षा के द्वारा संवेदना का विकास नहीं हो रहा है। इसलिए शिक्षा के द्वारा होलिस्टिक डेवलपमेंट, युवा का समग्र रूप से विकास हो, इसके लिए पॉलिसी में 360 डिग्री असेसमेंट की बात कही गई कि 360 डिग्री असेसमेंट के द्वारा वो विद्यार्थी को सर्वसार्विक पटल पर विकसित करने का प्रयास किया जाए, उसके विकास का कोई आयाम छूटने न पाए। जैसे हमारे हम लोग प्राय कहते हैं कि कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र का निर्माण ना हो। इसी प्रकार से विद्यार्थी के संदर्भ में भी हमारी ये कल्पना है कि कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसमें कोई न कोई विशेष प्रतिभा छिपी ना हो।
इसलिए जो परीक्षा प्रणाली पे भी प्रहार करते हुए इसमें कहा गया है कि ये ऐसी परीक्षा प्रणाली जो उसकी कमियों को न ढूंढे, बल्कि उसमें जो वीकनेसेस को न ढूंढे, बल्कि जो उसमें उसकी यूनिकनेस को तलाशे। क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो वो पूर्णता की शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो उस पूर्णता की अभिव्यक्ति संपूर्ण रूप से हो सके, एक विद्यार्थी को उसके प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार शिक्षा मिले, इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को उसके आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध हो। प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकताओं, उसकी अभिवृत्ति के, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार आगे बढ़ने के रास्ते और उपलब्ध हो। शिक्षा के द्वारा हमने ये भी देखा कि ज्ञान का तो निर्माण हुआ, सूचना का तो तेजी से प्रसार हुआ, लेकिन छात्र में सक्षमता नहीं, वो स्वावलंबी नहीं बना, उस स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसलिए कक्षा 6 से ही स्किल के प्रति उसका ओरिएंटेशन बढ़े, तो प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी एक स्किल को लेकर के आगे तक शिक्षा की पूरी प्रक्रिया तक उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ कौशल का भी उसमें विकास होता है। साथ ही साथ ये अब तक व्यक्तित्व निर्माण में जो पाठ्यक्रम सहगामी, जैसे पहले तो हम ये उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, अतिरिक्त पाठ्यक्रम है, लेकिन फिर हमने उसको उसकी भूमिका को समझते हुए उन्होंने कहा नहीं वो पाठ्य सहगामी है, पाठ्यक्रम के साथ साथ चले। लेकिन इसमें कहा कि वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए कोई को करिकुलर एक्टिविटीज, सब करिकुलर एक्टिविटीज होंगे और उसको भी उतना ही महत्व दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर विद्यार्थी को आगे ले जाने, भारत की भाषा के आधार पर विद्यार्थी को आगे ले जाने, भारत की आवश्यकताओं के आधार पर भारत को आगे ले जाने वाले शिक्षा तंत्र को विकसित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम कर सकते हैं। अब इस प्रकार से अगर हम देखें तो आज शिक्षा के प्रश्न क्या है, शिक्षा के संदर्भ क्या है, जिसको शिक्षा को एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है, राइट टू एजुकेशन बिल में भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया जाए। और ये एक 2020 की पॉलिसी में जैसे स्ट्रक्चर को लेकर के मुदालियर कमीशन ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्ट्रक्चर दिया, फिर 86 में 10+2+3 का स्ट्रक्चर दिया गया। इसमें भी शिक्षा की रचना में थोड़ा बदलाव किया, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर पे फोकस किया गया, क्योंकि ये माना गया कि विद्यार्थी के मस्तिष्क का विकास मतलब 8 वर्ष तक 85% हो जाता है, इसलिए वो विद्यार्थी को 5 या 6 वर्ष तक स्कूल जाने से पहले की जो उम्र है उसको ऐसे मतलब व्यर्थ न जाने दिया जाए, उसमें भी उसको शिक्षा की प्रक्रिया से जोड़ा जाए, उसको कुछ मतलब अक्षर ज्ञान, कुछ भाषाई ज्ञान या कुछ शिक्षा की प्रक्रिया से जोड़ते हुए उसको विकसित करने के अवसर उसे प्रदान किया जाए। इसलिए एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो प्राइमरी एजुकेशन का 1 से 5 था, उसका 1, 2 और प्री प्राइमरी का लेते हुए एक स्ट्रक्चर 5 तो क्या गया फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी, फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज 5 साल का, फिर 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, फिर उसके बाद 3 साल का उच्च प्राथमिक और फिर 4 वर्ष का माध्यमिक। तो इस प्रकार से 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। और इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड केयर भारत में एक संविधान में देखा कि अनुच्छेद 45 में वो कहा गया है कि नहीं, वो 6 वर्ष से पहले के विद्यार्थी को उसके विकास और शिक्षा के अवसर उपलब्ध प्रत्येक विद्यार्थी को कराया जाए। इससे भी उसको आच्छादित किया गया और कहा गया कि वो अवसर हर हालत में मिले, इसलिए आंगनबाड़ियों को उससे जोड़ करके और उसके पोषण के साथ ही साथ उसमें अक्षर ज्ञान, कुछ शब्द ज्ञान और कुछ अंकीय ज्ञान, ताकि और स्मृति के विकास, लर्निंग को जॉयफुल कैसे बनाया जाए, आनंददायक शिक्षा को आनंद की प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जाए, वो शिक्षा तनाव और दबाव न उत्पन्न करे, बल्कि ऐसे शिक्षा प्रक्रिया का विकास किया जाए जो विद्यार्थी के ऊपर प्रभाव उत्पन्न करे और उस प्रभाव के द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास ठीक प्रकार से हो। तो इन प्रश्नों को लेकर के हमने काम किया। अब कुछ जो प्रश्न है, एक तो सबको शिक्षा कैसे दिया जाए, एजुकेशन कार्यालय या सर्व शिक्षा समाज में जितने
शिक्षा प्राप्त करने का जो एलिजिबल एज ग्रुप है, उस ग्रुप के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा कैसे दी जाए, इसके ये बड़ा प्रश्न शिक्षा का रहा है। और इस प्रश्न को लेकर के हमने एक बड़ा अपव्यय और रोधन देखा कि जो विद्यार्थी प्रवेश करता है वो बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो पढ़ाई छोड़ देने के कारण उसकी जो पढ़ाई भी अब तक व्यय हुआ क्योंकि वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कैसे रोका जाए, ये एक बड़ी चुनौती रही है शिक्षा की। जब तक अपव्यय और अवरोधन को ठीक प्रकार से हम हल नहीं कर पाएंगे तब तक सबके शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इसलिए 86 की शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी दृष्टि से लाया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया को कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बढ़ा करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा करके प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा की प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जाए और अपव्यय और अवरोधन को कैसे रोका जाए। इसी प्रकार से भाषा के प्रश्न को लेकर के कि कई बार देखा गया कि भाषा की जो समस्या है वो विद्यार्थी को शिक्षा को आगे बढ़ाने में रोकती है। इसलिए जो उसकी वो विविधता है, जो भाषाई विविधता है, उस भाषाई विविधता का, क्योंकि भाषा की विविधता केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, भाषा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का भी एक प्रमुख केंद्र होती है। भाषा उसके छात्र को उसके परिवेश से जुड़ती है। इसलिए सभी आयोगों में आपने देखा या जो नेशनल पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबने भाषा के प्रश्न को एड्रेस किया गया, भाषा के प्रश्न को सुलझाने का प्रयास किया गया। दूसरे इधर एक बड़ा प्रश्न शिक्षा के व्यापारीकरण को लेकर के हुआ। उस प्रश्न को लेकर के प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बात सभी शिक्षा नीतियों में कही है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक तो प्राथमिक दायित्व है, राइट टू एजुकेशन ने कहा कि 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की। लेकिन उसके ऊपर की शिक्षा और खास करके उच्च शिक्षा 1990 के बाद निजीकरण की तरफ शिक्षा का जो दिशा है निजीकरण की तरफ हुआ है। तो ऐसे में निजीकरण की प्रक्रिया को में विद्यार्थी की जो चैलेंज है कि एफोर्डेबल एजुकेशन कैसे प्रदान किया जाए, जिससे ऐसी शिक्षा जिसका वहन विद्यार्थी कर सके और इसलिए जो 2020 की पॉलिसी है आपने देखा कि वो 5 पिलर कहा गया है, वो इक्विटी है, एसेसिबिलिटी है, एफोर्डेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। तो वो शिक्षा का ऐसा भार विद्यार्थी पर शिक्षा का जिसको विद्यार्थी वहन कर सके और उसका वहन करते हुए, क्योंकि ग्रास एनरोलमेंट को अगर 50% ले जाने की 2020 की पॉलिसी में कहा गया है, तो 50% अगर ग्रास एनरोलमेंट रेशियो हम तक ले जाना चाहते हैं उस शिक्षा की, तो उसके लिए शिक्षा को अफोर्डेबल बनाना होगा, शिक्षा को इस प्रकार से बनाना होगा जिससे कि शिक्षा आम विद्यार्थी की पहुंच तक जा सके। इसके लिए सूचना तकनीकी शिक्षा का जो कंसर्न है वो एक कंसर्न है कि शिक्षा को तकनीकी के साथ कैसे जोड़ा जाए और उस कंसर्न के साथ डिस्टेंस लर्निंग को कैसे प्रमोट किया जाए कि ऐसे विद्यार्थी जो औपचारिक माध्यमों से शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं या औपचारिक माध्यमों में शिक्षा प्राप्त करने में जो कठिनाई आ रही है, ओपन डिस्टेंस मोड से वो शिक्षा प्राप्त कर सके, दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, ताकि कोई विद्यार्थी शिक्षा की प्रक्रिया से वंचित न रह पाए, सभी विद्यार्थी शिक्षा से जुड़े। क्योंकि हमारी यह स्पष्ट मान्यता भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यह मानता है कि शिक्षित बनो, क्योंकि बिना शिक्षित बने, बिना संगठित हुए राष्ट्र का निर्माण हम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा के जो प्रश्न है, चाहे शिक्षा में भाषा का प्रश्न हो, चाहे शिक्षा के निजीकरण का प्रश्न हो, चाहे सबको शिक्षा की प्रक्रिया से मतलब जोड़ने का प्रश्न हो, एजुकेशन फॉर ऑल सर्व शिक्षा अभियान का प्रश्न, शिक्षा का गुणवत्ता एक प्रश्न बड़ा शिक्षा के सामने आज गंभीर प्रश्न है कि हमने स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का मात्रात्मक प्रसार तो किया, लेकिन शिक्षा का गुणात्मक प्रसार जितना होना चाहिए वो गुणात्मक प्रसार नहीं है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को, जो राइट टू एजुकेशन बिल है, वो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एक व्यक्ति को केवल शिक्षा न प्रदान किया, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे प्रदान किया जाए, तो शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा की प्रक्रिया को कैसे सर्वसमावेशी बनाया जाए, तो ताकि जो जाति है, क्षेत्र है, पंथ है, भाषा है, इन सारी बाधाओं को दूर करते हुए शिक्षा सबके विकास का साधन बन सके।
इसलिए स्वतंत्र भारत में जो संवैधानिक प्रावधान या जो शिक्षा की नीतियां या शिक्षा पर जो विभिन्न आयोग या समितियां बनी, उन सबका उद्देश्य यही था कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा की प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में जो अवरोध है, उस अवरोध को दूर करते हुए शिक्षा को विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण के साथ ही साथ उसके स्वावलंबन की प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जाए, उसके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जाए, एक समग्र रूप से विकसित युवा तैयार कैसे किया जाए, क्योंकि समग्र रूप से विकसित युवा ही समग्र भारत या स्वावलंबी भारत की बुनियाद रख सकता है। इसलिए शिक्षा के इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए, समाज जीवन के, राष्ट्र जीवन के इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिक्षा को प्रत्येक विद्यार्थी से कैसे जोड़ा जाए, ये सारे प्रश्नों का ठीक प्रकार से समाधान चाहे वो आयोगों ने भी किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी किया गया, और उन सारे प्रश्नों का उत्तर आज शिक्षा से जुड़े चाहे प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक, छात्र, ये सबके प्रश्न हैं। और क्योंकि स्वतंत्र भारत के निर्माण का कोई सबल साधन है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था ही है। just to comparative study of politics. Thank you.